अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची के मसाइल तो हल नहीं हो रहे, मगर इस पर वफाक और सिंध के दरमियान दोबारा सियासी मुहाज गर्म हो सकता है। शहर को वफाक के कंट्रोल में देने की फिर खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर पहले भी वफाक और सिंध हुकूमत में कशीदगी पैदा हुई थी और 1 साल पहले भी कराची की सूरत हाल से मुतालिक मामला उठा था। उस वक्त वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की जानिब से आर्टिकल 149(4) के तहत कराची को वफाक के कंट्रोल में देने के हवाले से बात हुई, जिस पर तनाज़ा उठ गया था और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, जहां आज कराची की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि कोई भी मुल्क अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी तबाह होने नहीं देख सकता। कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं और तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल तीसरे दिन कराची से मुताल्लिक अहम केसेस की समाअत का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर की खराब सूरत हाल पर सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कराची की हालत इज़ार, तजावुज़ात, नालों की सफाई के मामला पर सिंध हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उसे नाकाम करार दिया। समाअत के आगाज़ पर कमिश्नर कराची ने नालों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि लोग नालों में 10 साल से रह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों में आपने कुछ नहीं किया, सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ना सिंध हुकूमत काम कर रही है और ना ही बल्दियाती हुकूमत कुछ कर रही है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हम नालों की सफाई के लिए जाते हैं तो लोग मारना शुरू हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो आपकी हुकूमत की रिट है। सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है, हर जगह गलियों में गटर का पानी मौजूद है। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि हम 2 से 3 महीने में नालों से तजावुज़ात खत्म कराएंगे, 2 माह में हाजी लिमू गोट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोगों को हुकूमत करते हुए कितने साल हो गए, आपकी लोगों के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, मगर आपने लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों ने पूरे कराची को गोट बना दिया है। पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों और जरासीम का ढेर लगा हुआ है, लोग पत्थरों पर चलकर जाते हैं। कराची से कश्मीर तक बुरा हाल है, जहां जाएं वही हाल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि मुकम्मल तबाही है, सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ माफिया ऑपरेट कर रही है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है, ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है। पूरी हुकूमती मशीनरी सब मुलव्वस है, अफसरशाही सब मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा चलता है, मालूम नहीं किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर हो गई। जब आदमी मर जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि कब्जा हो गया। चीफ जस्टिस ने कराची की सूरत हाल से मुतालिक मजीद रिमार्क देते हुए पूछा कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा? कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, मजमूई तौर पर हुकूमत तो बनी है लेकिन काम नहीं कर रहे। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? लोगों के बुनियादी हुकूक कौन देगा? इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि यहाँ तो पानी और बिजली के लिए लोगों को अदालत आना पड़ता है, मेरा ताल्लुक इसी सूबे से है, मगर यहाँ का हाल देखें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि कराची एक खुला शहर है, कोई इसको ओन नहीं करता, कराची है तो पाकिस्तान है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई भी मुल्क अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी तबाह होते नहीं देख सकता। कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। इस मुताल्लिक कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन जल्द फैसला होगा। समाअत के अख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम एनडीएमए को देने का हुक्म दिया और सिंध हुकूमत को एनडीएमए को मदद फराहम करने का हुक्म दिया, जबकि एनडीएमए को नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात और दीगर मसाइल भी देखने की हिदायत की गई। कराची के मसाइल के हवाले से चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को नाकाम करार दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को बताया है कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, ये अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से गुज़िश्ता साल सितंबर में भी उस वक्त वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था, जब वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने तजवीज़ दी थी कि उनकी ज़ाती राय में हालात ऐसे हो गए हैं कि न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों और देहात में आर्टिकल 149(4) के तहत वफाकी हुकूमत डायरेक्शन दे सकती है। फरूक नसीम की इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने इसे कराची पर कब्जे का प्लान करार दिया। उनका कहना था कि यह कैसे हो सकता है कि गैर आईनी तरीके से कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाए, मगर फिर हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने वाज़ेह किया था कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कराची को सिंध से अलहदा होना चाहिए या कराची को फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होना चाहिए। बात सिर्फ यह है कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार होना चाहिए। फरूक नसीम ने गुज़िश्ता साल आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दिया और जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ वो आर्टिकल 149 की शिक 4 है
आइन की ये शिक कहती है कि वफाकी हुकूमत सूबे को अमन अमान या फिर इक्तिसादी जिंदगी के लिए किसी संगीन खतरे की सूरत में हिदायत दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल वफाक को सूबे के किसी भी मामले में मुदाखलत का कहता है, बल्कि साफ अल्फाज में बताया गया है कि हिदायत दी जा सकती है और वो भी मखसूस सूरत हाल में। मगर इस हवाले से अगर सूबे और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी अगर वफाकी हुकूमत कोई हिदायत देती है जो सूबा तस्लीम नहीं करता तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़े के सिलसिले में इब्तिदाई समाअत का इख्तियार होगा। मगर आर्टिकल 184 की शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिर्फ वजाहती फैसला जारी कर सकती है। यानी तनाज़े के हवाले से आइन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर सकती है। अलबत्ता इस मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट 1998 के अपने एक फैसले में आर्टिकल 149 की शिक 4 की हवाले से वाज़े कर चुकी है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ उन मामलात पर सिंध हुकूमत को हिदायत दे सकती है जो वफाक से मुताल्लिक हो। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातों को इन मसाइल का अंदाज़ा भी है। ये सब इन मसाइल को हल करने का ऐलान भी कर चुकी हैं, मगर मसाइल हल नहीं हो रहे बल्कि मज़ीद बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर बराए क़ानून फ़रूख़ नसीम की सरबराही में कमेटी कायम की। इस कमेटी को कराची स्ट्रेटजिक कमेटी का नाम दिया गया और बताया गया कि कमेटी कराची के मसाइल के हल में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लाए अमल तश्कील देगी। कमेटी मसाइल के हल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लाए अमल मुरतब करेगी। मगर इस कमेटी ने कुछ नहीं किया। मगर ये पहली कमेटी नहीं थी जो तश्कील दी गई। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी कायम की थी। उस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए गुज़िश्ता साल 30 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया था और सिंध हुकूमत ने इस कमेटी को गैर-आइनी करार दिया था। मगर वफाकी हुकूमत की यह कमेटी भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। और आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कराची के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं और तमाम आईनी और गैर और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। मुर्ज़ा भाब हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, जैसे अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया, ज़ाहिर है पहले भी 1 साल पहले हुआ कि बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी क्या होगा, क्या वफाक से कंट्रोल करेंगे, गवर्नर राज लगेगा। फिर क्या सोचा क्या है वफाकी हुकूमत ने, क्या करने जा रहे हैं कराची के हवाले से? जी देखिए शाहजेब, इस तरह की तो बहुत सारे लोग रूमर्स इस तरह मेरा ख्याल है सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है और कुछ रेडिकल चीज होने जा रही है कि कराची को वफाक के ज़रिए सरपरस्ती दे दिया जाएगा। कोई कितने फोन मुझे आते हैं कि जी गवर्नर आज का पक्का हो गया, अब सुना कब लगा रहे हैं, बताएं आप हमें तो बता दें। उस तरह की तो लोग बातें करते हैं। बट आई टेल यू कि ऐसी कोई चीज, नथिंग इज ऑन द कार्ड जिसको हम ये कह सकें कि कोई बड़ा एक अनोखा कोई स्टेप लेने जा रहे हैं। लेकिन ये कराची को अब अकेला नहीं छोड़ सकते। कराची को इस तरह रुलता पिसता और ये पिटता कराची अब नहीं आगे चल सकता। मैं अभी जहाज में आज मैं किसी को बता रहा था कि मैं जब कराची से आया हूँ तो मेरे बराबर एक खातून बैठी है, उन्होंने कहा मैं कराची यूनिवर्सिटी गई थी डॉक्टरेट करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप क्योंकि चांसलर हैं तो आप एक मेहरबानी करें कि मुझे आप एग्जामिशन दिला दें क्लासेस अटेंड करने से, मैं ऑनलाइन कर लूंगी और एग्जाम जाके दे दूंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों, कराची अच्छा भला शहर है, आप कराची में रहें, वहीं पढ़ें, कराची यूनिवर्सिटी में रह रही हैं, कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहें, कराची में घूमें फिरें, अच्छा शहर है। तो मुझे कहती सर माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता कि आप इतने गंदे शहर में कैसे रहते हैं। एंड आई स्वेयर टू गॉड के ये मुझसे खातून ने कहा और मुझे शर्म आई उनसे सुन के कि कितनी ये बात सुननी है हमने थी आज की कराची गंदा शहर है। हमने कराची पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से एक शहर होता था और आज हमें ये बात लोगों से सुननी पड़ी है। और ये काफी हद तक फैक्ट है कि गंदगी, कचरा, गटर, नाले, गटर के ढक्कन, ये सारी चीजें कराची का बेसिक इशू बन चुका है। ये सब तो आप करेंगे क्या? पहले 2 कमेटियां वफाकी हुकूमत की तरफ से आप लोगों ने बनाई, उन कमेटियों ने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? क्या नया फ्रेमवर्क है? सिंध हुकूमत के साथ बैठ के करेंगे या क्या करेंगे आप जब आप बाकी चीजों को रूल आउट कर रहे हैं? शायद बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क में इस वक्त काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये बन भी जाएगा। सिंध हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, वफाकी हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, कराची के वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में पहले रहे हैं या वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में सियासत करते हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह और मिल के इसको निकालेंगे। अगर ये नहीं हो सका तो फिर हमारे पास मेरा ख्याल है कोई स्टर्न एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और वो एक्शन क्या हो सकता है? शायद कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अभी आपने कहा कि 149 को 149(4) को इम्पोज किया जा सकता है
या उसको कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई एक्शन ऐसे देखे जा सकते हैं कि जिसके अंदर कराची की बेहतरी ज्यादा तेजी से मुमकिन हो सके। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन ले, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कहा है कि वो जाके नाले साफ करें, उस तरह की कोई चीज हो। लेकिन बेहतर यह है कि अगर हम मिलजुल के कोई इसका हल निकाल लें तो वो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा एक्शन जिससे कोई पॉलिटिकल खराबी हो, कोई ऐसा एक्शन जिससे सियासी जमातों के ऊपर कोई बाहर आए, कोई ऐसा एक्शन जिससे अफरा तफरी फैले, वो अभी किसी कार्ड पे नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कोई इस तरह की चीज करने के लिए। मतलब कराची से बहुत ज्यादा सीटें ली हैं, वजीर आजम इरादा रखते हैं कुछ टाइम कराची में गुजारने का, तमाम स्टेक होल्डर से मिलने का? खबर आई थी कि वो आएंगे मगर उन्होंने आपको बुला लिया, आप इस्लामाबाद में उनसे मिलने के लिए? जी, वजीर आजम ने आज मैंने प्रपोज उनको किया था, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने उनको प्रपोज किया था कि 12 तारीख को अगर वो तशरीफ ले आए तो मैंने उनका पूरा प्रोग्राम मुर्तकब करके उन्हें भेज दिया था, बट वो उनको जाना पड़ा वो बीआरटी की ओपनिंग के लिए, वो वहाँ जा रहे हैं। आज उनकी कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्द अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर वो कराची आएंगे और इस पूरे मंसूबे को जो मैं आपसे अभी तस्करा कर रहा हूँ, इस पूरी चीज को हम उनको प्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ज़ाहिर मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं, गवर्नर सिंध कह रहे हैं वफाकी हुकूमत चाहती है, वरना फिर कोई स्टर्न एक्शन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा कि क्या किस किस्म के रिमार्क्स आए। आप तैयार हैं कराची के मसला हल करें? आपकी हुकूमत है, वफाक के साथ बैठें और चीज़ें ठीक हों कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, हमें कोई एतराज़ नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठने में। और आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था, तो सारी सिंध हुकूमत ने उसको अप्रिशिएट किया था, वेलकम किया था। लेकिन बस हमारी निगाहें तकती रह गई कि वो 162 अरब रुपए कराची शहर कब आएंगे। अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारा साथ देने को तैयार है, हमारे हम कदम होकर चलने को तैयार है, हम उसको वेलकम करेंगे, उनके साथ चलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो माजी में जो ग्रीन लाइन का एक्सपीरियंस सिंध गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहा, वो इतना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था। वो अभी तक ग्रीन लाइन चल भी नहीं पाई और जो उसके तल्ख तजुर्बात अभी पिछला जो बारिश का सीजन था जो उसके अंदर हमें हुए, वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लीड उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट हमारा साथ देना चाहती है, हम उसको वेलकम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम करेंगे। कोई वफाकी वजीर उसमें हमारा साथ देना चाहते हैं, हम उसको भी वेलकम करेंगे। मतलब ये जो आपने लीड करने की बात की है, यही मसला है ना? ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, नून लीग ने भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था। वो दूसरे मामलात में, चाहे K4 का मामला हो, चाहे ग्रीन लाइन का मामला हो, तो उन्होंने भी आप पर नहीं ट्रस्ट किया था। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में 3 मेट्रो बनी, अब खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर में भी 13 तारीख को वजीर आजम पिशावर BRT का आगाज करने जा रहे हैं। कराची 2 करोड़ का शहर, उसमें आप एक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दे पाए हैं। ये तो हाल है, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, कैसे वफाकी हुकूमत आप पर ट्रस्ट करे? देखिए शाजिब, मैं समझता हूँ हर गवर्नमेंट के अपने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं। नवाज शरीफ गवर्नमेंट के, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के शायद फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो थे वो ऑरेंज लाइन हो या बस सर्विस हो, KP गवर्नमेंट के ही हो। हमारा फोकस था हेल्थ सेक्टर को रिफॉर्म करना, हमारा फोकस था थर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थर के कोयले को रिवाइव करना। हमारा जो प्रायोरिटीज थी वो सोशल सेक्टर में ज्यादा थे। तो मैं समझता हूँ ये हर गवर्नमेंट की अपनी अपना इस्तेहकाक होता है कि वो किस प्रायोरिटी को किस तरीके से चले, जो कि उसके मैनिफेस्टो के एन मुताबिक होता है। अगर आपने थर में किया, जाहिर है उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को, बिजली भी पैदा हुई है, इंपोर्ट बिल में भी कमी आई है, NICVD में जो आपने जो किया वो भी आपकी एक सक्सेस स्टोरी है। मगर शहबाज शरीफ ने पंजाब में PKLI जैसे अस्पताल भी बना दिए, सड़कों का जाल भी बिछा दिया, साथ में एनर्जी भी पैदा कर दी, बिजली के प्लांट्स भी लगा दिए, और आप लोग से नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर, तो फिर क्या करें? कैसे आप पे वफाकी हुकूमत ट्रस्ट करे? करप्शन का आप पर इल्जाम लगता है। नहीं, देखें शाजिब, करप्शन मैं कहता हूँ इल्जाम तो जितने लगा लें, करप्शन साबित होनी चाहिए और साबित होने के बाद जिस किसी ने भी करप्शन किए, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग माजी में हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते थे वो खुद करप्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये मौजूदा हुकूमत के भी जो माशाल्लाह स्कैंडल्स आपके सामने हैं, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बहैसियत कराचीआइट मैं समझता हूं कि कराची पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल हब है और फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि पैसे किसी एस्क्रो अकाउंट में डाल दें, बट somebody has to lead the initiative।
ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद में बैठ के प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। प्रोजेक्ट हैज टू बी लेड फ्रॉम कराची। कराची में चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है। अगर वफाकी हुकूमत अपना कोई वजीर नॉमिनेट करना चाहती है, चाहे असद उमर साहब हो या कोई और उनका वजीर हो, हमारे साथ, हम उनके साथ बैठने को तैयार है। लेट अस ऑल फाइंड वर्केबल सॉल्यूशंस फॉर द सिटी ऑफ कराची। वैसे इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कराची से कश्मीर तक तबाही है, माफियाज हैं। एनडीएमए को कहा है कि जाके नाले साफ करें तजावुजात के लिए भी। ये तो इस वक्त सूरत हाल है। शादी मैं बताऊं, ऑर्डर देना बड़ा आसान होता है, रिमार्क्स पास करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको काम करना, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, वो हुकूमत फेस करती है, वो आपके अफसरान फेस करते हैं। जब तक मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगी, मेरे लिए सस्टेनेबल अंदाज से कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना मुश्किल होगा। मेरी एक सबमिशन है, आपका टेलीविजन प्रोग्राम बड़े लोग देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि बहरिया टाउन केस के अंदर जो पैसे बहरिया टाउन ने जमा कराए हुए सुप्रीम कोर्ट में, वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। हमारी दरख्वास्त सिंध हुकूमत से माजी में, सुप्रीम कोर्ट से माजी में भी, और आज फिर मैं आपके टेलीविजन चैनल पे ये दोहराना चाहता हूं कि वो पैसे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। हमें बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने, हम उन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसको पर्सनली मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमें उस चीज से भी कोई एतराज नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको आपके एग्जिस्टिंग बजट पर सवाल उठा रही है। जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाए हैं, आप कह रहे हैं कि वो पैसे बहरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट आपको वापस कर दे। मतलब कोई दरमियान का रास्ता आप निकालें। गवर्नर साहब की रिकन्सिलिएटरी टोन है, वो कह रहे हैं मैं नहीं है शौक के हम तख्ती हमारे नाम की लगे, या तो आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर दें या एक कमेटी बनाएं एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ तो आप करें। ताज़ेब, आप यकीन जाने, तख्ती इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इसके कराची के मसाइल हल होने चाहिए। मुझे इस बात का अदराक है कि कराची के जो कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे रोडें खस्ता हाली का शिकार है। मैं इस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहूंगा कि केएमसी ने क्या किया, डीएमसी ने क्या किया। मैं चाहता हूं लेट्स वर्क टुगेदर फ्रॉम टुडे टू फाइंड अ सोल्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, पैसे हवाले करे, हम उनके साथ काम करने को तैयार है। सब पैसे हवाले करें, यही तो मसला है। फिर तो ये मसला नहीं हल होगा। नहीं देगी फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे, कोई वर्केबल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। फिर आप लोग कराची के लिए आपको मखसूस बजट चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट आपके हाथ में नहीं देगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि कोई निजाम बनाया जा सकता है। ताज़ेब, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कोई आप फोरम बना लें, वजीर आला साहब उसको लीड करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी कमिटमेंट शो तो करे। वफाकी हुकूमत ने 162 अरब रुपए का वादा किया था, क्या वादा इन पीसेस भी पाए तकमील तक पहुंचा? आप इस साल का पीएचडीपी उठा के देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कराची के लिए क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ने रखे। तो जो गिला है हमारा, वो कहीं ना कहीं इट इज सब्सटैंशिएटेड विद डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मैं गुजारिश क्या कर रहा हूं, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ चलने को तैयार है, हम तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सिंध का पैसा, सिंध की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो प्लीज पैसे को मूव करें, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी हुकूमत को एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस साहब हमें बताएं कि जी मैं इसको पर्सनली मॉनिटर करूंगा। वी विल मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट अंदाज से हो, कराची की खिदमत हो। मैं समझता हूं कराची की कोस्टल एरिया में रोड नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 10 नए अंडरपासेस बनाने की जरूरत है। मैं टेलीविजन पे आपसे कमिट कर रहा हूं कि वो जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बड़े लोगों की नजरें हैं, वो पैसा सिंध हुकूमत के हवाले करें, टाइमलाइन तय करें। वी विल इंशाल्लाह मेक थिंग्स हैपन। बहुत शुक्रिया। उमर जवाब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर कोई कराची के मसले का हल निकाले। कराची के अवाम भुगत रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज ट्वीट्स कर रही हैं। कब तक एक्टिव रहेंगी? उस्मान बुज़दार भी पेश हुए, उनका क्या मुस्तकबिल खतरे में, सब आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज कल से मुतहर्रिक हैं। आज पूरा दिन वो ट्विटर पर कल के वाक़े की वीडियो शेयर करती रहीं। कल एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की नून लीग ये बयानिया बना रही है कि नैब की तलबी का मकसद मरियम नवाज को नुकसान पहुंचाना था। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज़ नैब की तलबी पर नैब के दफ्तर गईं। हमारे ज़राए के मुताबिक जब नैब के दफ्तर के बाहर पथराव शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज को पैगाम पहुँचाया गया कि वो फौरी तौर पर वापस आ जाए, मगर वो वापस नहीं आईं और उन्होंने जवाब दिया कि नैब ने बुलाया है तो वो जवाब देकर ही वापस आएंगी। मरियम नवाज ने आज गुज़िश्ता रोज़ अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो भी जारी की। मरियम नवाज ने दावा किया कि उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है वो पत्थर से मुमकिन नहीं। मैं अभी घर पहुंची हूँ
और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मेरी नहीं मियाँ साहब की गाड़ी है। और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है, हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें जहाँ मैं बैठी थी, ये, और ये सब, ये देखें, ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। इस वीडियो के साथ मरियम नवाज ने लिखा कि देखें और फैसला करें कि क्या ये सिर्फ पथराव था या सोचा समझा कदम था। पुलिस को पता नहीं था कि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। वो क्या चाहते थे ये वाज़ेह है। जब आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते तो फिर आप अजियत पहुंचाते हैं। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और वीडियो शेयर की और इस वीडियो के साथ मरियम नवाज ने लिखा है कि जिस काली गाड़ी पर हमला किया जा रहा है वो मेरी है और वाज़ेह है कि मैं हदफ थी। ये बिला इश्तियाल हमला था। गुज़िश्ता रोज़ नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ उस पर आज कौमी असम्बली में भी बहस हुई। असम्बली इजलास में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने एतराज़ उठाया कि मुकदमे में राना तनवीर को भी नामजद कर दिया गया है, हालांकि वो कल कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के साथ थे। ख्वाजा आसिफ के एतराज़ पर जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर किसी रुकन का बिला जवाज़ नाम आया है तो हम इसका साथ देंगे, मगर एक नुक्ता नज़र है और ये भी है नुक्ता नज़र कि कल नैब के दफ्तर के बाहर ड्रामा किया गया। आज नैब में एक और पेशी हुई और वो थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की। आज नैब लाहौर में वो पेश हुए, बगैर प्रोटोकॉल के नैब के दफ्तर आए और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि आज कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत में नैब के सामने पेश हुआ और अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंक्वायरी के मामले पर नैब को हक़ाइक़ से आगाह किया और इबहम दूर करने के लिए हक़ाइक़ सामने रखे। उस्मान बुज़दार ने लिखा कि नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालतर नहीं, कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। पंजाब में कानून और क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक उमूर हुकूमत चला रहे हैं, गलत काम किया है ना करने देंगे। नैब ने उस्मान बुज़दार को सवालनामा दे दिया और उन्हें 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत करा दी, मगर आज नैब ज़राए से यह खबरें सामने आईं कि उस्मान बुज़दार से शराब के लाइसेंस समेत असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल किया गया और असासों की तफसीलात और सवालनामा उस्मान बुज़दार को दे दिया। इसके अलावा नैब ने रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में भी पूछगछ की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इन सवालात पर वक्त मांग लिया है। इसके अलावा ये भी खबर नैब ज़राए से सामने आती रही कि इस केस में 2 मुल्ज़िमान वादा माफ गवाह बन गए हैं। उनमें से एक सरकारी अफसर ने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने वज़ीर आला हाउस के दबाव पर शराब के लाइसेंस की मंजूरी दी। हमने इन खबरों की तस्दीक के लिए तर्जुमान नैब से रब्ता किया, मगर उन्हें जवाब नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से अपोजिशन की रहनुमाओं की तलबी की खबरें लीक होती थी, आज वज़ीर आला पंजाब की पेशी से मुतालिक भी खबरें लीक हुई और अपोजिशन ये समझती है कि पहले नैब को अपोजिशन के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, खुद उस्मान बुज़दार के खिलाफ किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि इतलात कहती हैं कि खान की आशीर्वाद से उस्मान बुज़दार को हटाने के ऑपरेशन का बदरिया नैब आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि नैब उनके इशारे के बिना हरकत नहीं करता। इस बयान पर हमने नैब का मौक़िफ़ लिया तो तर्जुमान नैब ने कहा कि उन्हें सियासी बयानात पर बात करने की इजाज़त नहीं है। साथ ही उन्होंने मरियम नवाज़ के इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि नैब इस मामले पर कल प्रेस रिलीज जारी कर चुका है। इसके साथ नैब की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर भी जारी की। माजी में खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान ने दावा किया था कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद नैब ने उन्हें बार बार बुलाना शुरू कर दिया था, मगर जब वज़ीर आला का इंतखाब हो गया तो फिर उन्हें नहीं बुलाया गया। पंजाब में उस्मान बुज़दार, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ सबके हवाले से क्या हो रहा है जानेंगे सीनियर साथी तज़कियाकार सुहेल बड़ाई से। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, सबसे पहले अपोजिशन सवाल उठा रही है, क्या वाकई उस्मान बुज़दार भी किसी इंजीनियरिंग का निशाना बन रहे हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं और फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए और उनको माना जाए कि से बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और हो रही है, तो फिर ऐसे लगता है कि अचानक क्यों उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है ये मुकदमात सर उठाना शुरू हो गए हैं। और पहले तो ये था कि जो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई मूव भी करता था, मिलता भी था वज़ीर आज़म से, तो उसको नैब बुला लेता था। अलीम खान साहब का भी आपने सुनाया, सफ्तान खान साहब, उनका कोई तलक ही नहीं था, उनको भी बेचारे जेल काट आए। तो
ये 2 का तो ये हाल हुआ है। चौधरीज ऑफ गुजरात जो है वो भी भुगत रहे हैं कि कहीं वो भी उम्मीदवार ना बन जाए। तो अगर तो सारा इसको सियासी पस मंजर में देखें तो ऐसे लगता है कि बुलदार साहब के जो सियासी उम्र है बतौर वजीर आला वो घट रही है, कम हो रही है, उनको थ्रेट है। लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह नैब से थ्रेट दे के उनको हटाना ये भी मुनासिब नहीं होगा, और ना अभी ये वक्त है कि वो हटें जब तक कि पूरा मुकदमा सामने ना आ जाए। अभी तो वादा माफ गवाह पहले भी कई दफा नाम आता है, बाद में वो साबित नहीं होता। पूरा मुकदमा सामने आए, उस्मान बुज़दार साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आए, फिर उसके बाद ये फैसला होना चाहिए कि क्या वो स्टेप डाउन करें या ना करें। साहब, और मरियम नवाज के हवाले से बताइएगा, कल नजर आया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो ट्वीट्स भी कर रही हैं। मुतहर्रिक आपको लग रहा है चंद दिनों के लिए हुई हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर हो गई हैं? और वो अपोजिशन जिसमें जान नहीं थी, क्या मरियम नवाज उसमें जान डाल सकती हैं या उन्हें इजाजत मिलेगी, या फिर ये बस चंद दिन की बात है? देखिए, पहली तो इस चीज के 2 पहलू हैं। पहला हिस्सा तो है सियासी तौर पर तो मरियम ने मफाहमती जो तासुर था, शहबाज शरीफ साहब ने ये तासुर दिया हुआ था कि हम मफाहमत पे कायल हैं, वो कोर्ट में भी गए हैं तो पुरअमन, वो अगर किसी से मिलने भी गए हैं तो कोई जुलूस नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। लेकिन मरियम ने दोबारा से मज़ामती जो बयानिया था वो एक दिन में एस्टेब्लिश कर दिया। जिस तरीके से वो जुलूस लेकर गई, जिस तरीके से नारे लगे, जिस तरीके से माहौल बना, उससे दोबारा ऐसे लगा कि नवाज शरीफ जहाँ जाते हुए मुस्लिम लीग रूम को छोड़ के गए थे, मरियम नवाज ने उसको दोबारा से कल शुरू कर दिया। लेकिन वो इसमें ये कह सकती हैं कि ये पंगा मैंने तो नहीं लिया, ये तो नैब ने मुझे बुलाया। अगर कोई इसके पीछे मुफाहमत थी भी तो इनके पास एक अच्छा बहाना है कि हमें तो नैब ने बुलाया, हम तो जवाबन गए हैं, जवाब में ये सारा कुछ हुआ है। पहले शरारत या पंगा जो है वो नैब की तरफ से आया, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपनी मुफाहमत का भी उनके पास जवाब होगा, और जो मज़ामत है वो उन्होंने शो की। और एक तरह से हमारे जैसे बहुत से तजिया निगार जो ये कह रहे थे कि अपोजिशन में दमखम नहीं है, उन्होंने चंद घंटे में ये बता दिया कि अगर थोड़ी सी उन्हें आज़ादी मिले, थोड़ी सी मोहलत मिले, तो वो कुछ ना कुछ खड़ा कर सकते हैं। और आपके ख्याल में वो आज़ादी उन्हें मिलेगी या फिर शहबाज शरीफ ही अपने अंदाजे सियासत के साथ लीड करेंगे अपोजिशन को, जिस तरीके से अपोजिशन 2 साल में चली है? मेरा ये ख्याल है कि इसका ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत मरियम नवाज को कितना मुकदमात में खींचती है। अगर मुकदमात में खींचेगी तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज का बिहेवियर यही होगा, और अगर इसके बाद वो खामोश हो जाते हैं तो शायद मरियम भी खामोश हो जाए, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। लेकिन दूसरा जो इंतजामी पहलू है, मैं शायद साहब जैसे मैंने बात की थी, इंतजामी पहलू में हुकूमत के जो एतराज़ात है वो हो सकते हैं कि जी वो पत्थर थे, तो पहले किसने पत्थर मारा, दूसरा किसने मारा। लेकिन हमें तो सियासी पहलू का पता है कि कल विक्ट्री नून लीग की हुई है, इंतजामी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। कल इंतजामिया या पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी विक्ट्री नहीं हुई, उन्होंने अपना मार्क लगाया है कि वो सियासी तौर पर नहीं। बहुत शुक्रिया। सुहेल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। खदशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीनी का एक और बहरान सामने आ सकता है, क्योंकि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में चीनी के ज़खायर कम हो रहे हैं और अब तक चीनी दरामद नहीं हुई है। चीनी की कीमत पहले ही काबू से बाहर है, मगर आज हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि चीनी की कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने आज अशिया की कीमतों में इजाफे पर इजलास की सदारत की और फिर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने ये यकीन दहानी कराई। शुगर की एक तो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, प्राइवेट सेक्टर के हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सप्लाई डिमांड की सिचुएशन है, ये बहुत बेहतर हो जाएगी तो कीमतें इंशाल्लाह नीचे आएंगी। और मसला यह है कि माजी में वज़ीर आज़म ने जब भी एक्शन लिया उसका कीमतों पर उल्टा असर हुआ। फरवरी में नोटिस लिया तो चीनी की कीमत 79 रुपये की थी, फिर मार्च में शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर मजीद एक्शन के लिए शुगर कमीशन बनाया तो चीनी की कीमत 80 रुपये से ऊपर चली गई। फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, मजीद एक्शन का ऐलान किया तो फिर चीनी की कीमत 100 रुपये तक पहुँच गई और अब फिर यकीन दिलाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आए 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं,
चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार की से वाज़ेह हो रहा है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है या फिर स्मगलिंग हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया कि मुल्क में चीनी के ज़खायर जो 11 मई को 3.3 मिलियन मेट्रिक टन यानी 33 लाख टन थे, वो 22 जुलाई को कम होकर सिर्फ 1.6 मिलियन टन यानी 16 लाख रह गए। जून के वस्त से लेकर जुलाई के वस्त तक मुल्क में चीनी की खपत 10 लाख टन हुई। एक महीने में उमूमन चीनी की कीमत 4,42,000 टन होती है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो सितंबर में मुल्क में चीनी का जखीरा खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक मुल्क में चीनी की खपत दुगनी कैसे हो गई। हमने चीनी इस्तेमाल करने वाली कुछ फैक्ट्रीज से बात की तो हमें पता चला कि वहाँ भी चीनी के इस्तेमाल में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी महंगी होने की वजह से अवाम ज़्यादा खरीदने से रहे और कोई वजह भी नहीं कि खरीदारी हो, तो फिर ये चीनी कहाँ गई, हुकूमत खुद भी ला इल्म। जो है तो उसमें हमने ये देखा कि हमें कोई 2-3 हफ्ते पहले रिपोर्ट्स ये भी मिली थी, पंजाब में जो स्टॉक्स थे उनका एकदम काफ़ी नीचे जाना, एक बड़ा एब्रप्ट फॉल आया था इन्वेंट्रीज में। तो वो जाहिर है कि हम उसकी तहकीकात कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं। हमारा यही खदशा है कि ये क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि शुगर मिल्स इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो शुगर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो शामिल हैं। हुकूमत को पता नहीं है तो बड़ी बड़ी चीनी पैदा करने वाले कारखानों से क्यों नहीं पूछ रही कि उनकी चीनी कहाँ गई, उनका स्टॉक कहाँ है, चेक क्यों नहीं किया जा रहा। मई में आने वाली रिपोर्ट का क्रेडिट लिया जा रहा है और अभी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक शुगर मिलर्स को अरबों का फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ने चीनी की दरामद का फैसला भी ताख़ीर से किया। हालांकि मई में सामने आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट चीनी की किल्लत का खदशा जाहिर कर चुकी थी। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल चीनी बामुश्किल ही मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हो सकेगी। ये रिपोर्ट मई में सामने आई। जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया, अभी तक चीनी दरामद नहीं की गई। 7 अगस्त को हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किया। तो अब ये मरहला शुरू हुआ है, 1 से 1.5 माह चीनी आने में लग सकते हैं, जिसकी वजह से शुगर मिलर्स को, होल्डर्स को और स्मगलर्स को भरपूर फ़ायदा हो रहा है। प्रोग्राम में शामिल करें। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के अहम रिमार्क सामने आए और उन्होंने इदारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया। इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को कहाँ इख्तियार है कि वो कारोबार करेंगे। FIA को तो खुद ऐसे मामलात को देखना होता है और वही इसमें लग गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CDA रेगुलेटर रह गया है या नहीं, शहर का इन्वायरमेंट तबाह कर दिया गया। हाजिर सर्विस लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में मुलव्विस है। क्राइम रेट में इजाफा भी इसी वजह से है। यह बहुत सीरियस मामला है, जिसके बाद अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और CDA हुकाम को तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज PIA के पायलट की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने सिविल एविएशन के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उनसे सवाल किया कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वजाहत ना कर सके कि DG सिविल एविएशन क्यों तैनात नहीं हो सका। अहम पोस्ट पर 2 साल से मुस्तकिल DG क्यों तैनात नहीं किया। इस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के वकील ने जवाब दिया कि हमने इश्तिहार जारी किया मगर अभी तक कोई तकर्रुर नहीं हो सका। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो करना है करें, लेकिन कानून के मुताबिक चलें। फिर आप इल्ज़ाम अदालतों पर लगाते हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी दुरुस्त तरीके से अमल नहीं किया। क्या ये गवर्नेंस है आपकी? जो कुछ आपने किया इससे मुल्क के इमेज और PIA को बहुत नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस ने सिविल एविएशन हुकाम से कहा कि आपने कौमी एयरलाइन के वकार को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसका मदावा भी नहीं हो सकता। आप इसकी वजाहत नहीं कर सकते। रियासत इस तरह नहीं चलती। कौमी एयरलाइन का इमेज मुतासिर हुआ है। क्या हसास मामले को ऐसे डील करते हैं? अदालत देखना चाहती है आपने कानून के मुताबिक काम किया भी या नहीं। जिसके बाद अदालत ने सबसे अहम ओहदे का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी सिविल एविएशन को देने पर वफाकी हुकूमत को तहरीरी वजाहती जवाब जमा कराने का हुक्म दिया और समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।